श्वसन तंत्र क्या है? अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है और CO2 H2O तथा ऊर्जा निकलती है। ग्लूकोज ऑक्सीश्वसन C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 6H2O प्लस 6H6 KCAl होता है। श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि वह सांस नहीं लेता है। श्वसन की क्रिया एक अपचयी क्रिया है। श्वासोच्छ्वास सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास दो प्रकार का होता है, निश्वसन 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 सांस अंदर लेने की क्रिया को निश्वसन कहते हैं। इसके द्वारा हम निम्नलिखित गैसें लेते हैं। O2 लेते हैं 21%, CO2 लेते हैं 0.03%, N2 लेते हैं 78%। निश्वसन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे निश्वसन कहते हैं। जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में हम सांस बाहर छोड़ते हैं, किंतु गैसों का अनुपात बदल जाता है। निश्वसन में निम्नलिखित गैस निकलती है। O2 17%, CO2 4.6%, N2 78%। प्रमुख श्वसन अंग। श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उस प्रमुख श्वसन अंग कहलाता है। जैसे एक कोशिकीय जीव में विसरण विधि द्वारा, जलीय जीव में गिल्स के द्वारा, कीट में श्वास नली द्वारा, टेडपोल में गिल्स के द्वारा, निष्क्रिय मेढक में त्वचा के द्वारा, मानव में फेफड़ा के द्वारा, केंचुआ में त्वचा के द्वारा, जीवाणु में मीसोमस के द्वारा। मानव का श्वसन मार्ग। मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है तो उस मार्ग को ही श्वसन मार्ग कहा जाता है। श्वसन मार्ग निम्नलिखित हैं: नासा छिद्र, नासिका कपाट, ग्रसनी, स्वर तंत्र, श्वास नली, ब्रोकाई, ब्रिकीलोलेस, वायुकोष्ठ, रुधिर कोशिका। डायफ्राम गुब्दाकार पेशीय रचना होती है। यह वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है। डायफ्राम निश्वसन में यह 75% योगदान करता है। गर्भवती महिलाओं में निश्वसन में डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। नासा छिद्र नाक का यह अलग भाग होता है। इसी भाग से वायु अंदर जाती है। इसमें बाल पाए जाते हैं जो धूल कण को रोक लेते हैं। नासिका कपाट यह नाक का पिछला भाग है। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। नासिका कपाट के पास ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाता है जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। ग्रसनी यह नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। ग्रसनी निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली से जुड़ा होता है। ग्रसनी स्वर तंत्र के द्वारा श्वास नली से जुड़ता है। स्वर तंत्र यह ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का कार्य करता है। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। स्वर तंत्र के दीवार उपास्थियों के 9 टुकड़े के द्वारा बनी होती है। यह आवाज निकलने में सहायक होते हैं, अतः इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम सैरिक्स करता है। लैरिंक्स पर एक ढक्कन जैसे संरचना पाई जाती है जिसे इपिलोटिस कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं तो
एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली न जाकर ग्रास नली में जाता है। जब कभी एपिग्लोटिस खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। एपिग्लोटिस का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। फेफड़ा, यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है। फेफड़ा फ्लोरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। फेफड़े को फुफ्फुस या पुलमोनरी भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देती है जिससे रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, अर्थात रक्त फेफड़ा में जाकर शुद्ध होता है। श्वास नली, इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाता है। श्वास नली लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। ट्रेकिया के बाहर कार्टिलेज को सुरक्षा परत होता है जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। ट्रेकिया आगे जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। आगे जाकर ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूट जाती है जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। वायु कोष्ठक, ब्रोंकियोल्स के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है जिसे वायु कोष्ठक कहते हैं। वायु कोष्ठक गैसों के विनिमय का कार्य करता है। जब वायु कोष्ठक जमा हो जाता है तो उस बीमारी को निमोनिया कहते हैं। टीबी नामक रोग में वायु कोष्ठक में छेद हो जाता है। जब वायु कोष्ठक पर बलगम जम जाता है तो उसे दमा का रोग कहते हैं। वायु कोष्ठक में रक्त कोशिकाएं होती है जिसमें रक्त पाया जाता है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। वायु कोष्ठक एचबी में ऑक्सीजन छोड़ देता है जिसमें एचबी रूपांतरित होकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन HbO2 हो जाता है। HbO2 कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन दे देता है और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है जिसके फलस्वरूप CO2 निकलता है। Hb, CO2 को बांध लेता है जिससे यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और पुनः वायु कोष्ठक तक वापस आता है। जब हम सांस छोड़ते हैं, निःश्वसन है, तो वायु कोष्ठक में पहुंच CO2 बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिसे श्वसन कहते हैं। टीडल वॉल्यूम, एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं उसे हम टीडल वॉल्यूम या टीवी कहते हैं। एक बार में टीडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर होता है, अतः 1 मिनट में टीवी 500 गुना 16 यानी कि 800 ml लगभग होता है। 800 ml 8L। टोटल लंग्स कैपेसिटी, एक बार में ली गई अधिकतम वायु सांस को टोटल लंग कैपेसिटी या TLC कहते हैं। TLC लगभग 6000 ml या 6L होता है। टीडल वॉल्यूम TLC का मात्रा लगभग 80% होता है। जब कभी सांस लेने में हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होती है तो वेंटिलेटर मशीन द्वारा कृत्रिम सांस दिया जाता है। इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होता है। वेंटिलेटर का प्रयोग ICU में होता है। अधिकतम गहराई पर जाने वाले गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाता है। पानी में कम गहराई तक जाने वाले गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाता है। वयस्क मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। छोटा बच्चा 1 मिनट में 14 से 30 बार सांस लेता है। कोशिकीय शोषण, यह मानव कोशिका के अंदर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। कोशिका शोषण 2 प्रकार का होता है। कोशिकीय शोषण 2 प्रकार का, पहला कोशिकीय द्रव्य में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव्य और अनॉक्सी शोषण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी शोषण होता है।
कोशिकीय द्रव्य में श्वसन अनोक्सी श्वसन, यह कोशिकीय द्रव्य में होता है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अतः इसे अनोक्सी श्वसन कहते हैं। बीज का अंकुरण जीवाणु तथा यीस्ट में अनोक्सी श्वसन होता है। कोशिका द्रव्य में अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में खर्च हो जाता है और 2 एटीपी शेष बच जाता है। अतः ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी का लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी का लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स चक्र प्रारंभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस के तथा क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी एसिटाइल CO कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन ऑक्सी श्वसन होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं क्योंकि इसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। कोशिका द्रव्य में हुए ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बने 2 पाइरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटन होता है। एक पाइरुविक अम्ल में अपघटन से 18 एटीपी बनते हैं, अतः माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचे 2 पाइरुविक अम्ल के अपघटन से कुल 36 एटीपी बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है, अतः कुल एटीपी की संख्या 39 होती है। 36 होती है। क्रेब्स चक्र 2 होता है। ग्लाइकोलाइसिस 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्रेब्स चक्र के दौरान CO2 निकलता है। श्वसनीय पदार्थ वैसा पदार्थ जिनका कोशिकीय श्वसन के दौरान अपघटन यानी टूटना होता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को वसा में, वसा को प्रोटीन में। आंतरिक श्वसन कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप हम सांस नहीं लेते हैं बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। फेफड़ा में होने वाला श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं, जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं।